नमस्कार। देश भर के किसान अपनी मांगों के सिलसिले में आज दिल्ली आए हैं। ये आंदोलन एक बहुत बड़ा रूप ले चुका है और पिछले कई दिनों से किसान संगठन देश के अलग अलग हिस्सों से दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। दिल्ली जाने वाले सभी रास्ते रोके गए हैं और कई जो हमारे मीडिया चैनल्स हैं वो इस आंदोलन को जो है भटकावा बता रहे हैं और सरकार कह रही है कि बात कर रही है, लेकिन पुलिस ने जिस तरह से किसानों के साथ व्यवहार किया है वो निंदनीय है। हालांकि पंजाब के किसानों ने ये भी दिखाया है कि उनका दिल बहुत बड़ा है। दरअसल इस देश में किसान देश की सीमा पे जो हमारा जवान है, अधिकांश तौर पे उसके परिवार के सदस्य किसान परिवार ही होते हैं। आज से करीब 130 वर्ष पूर्व हमारे देश के एक महान चिंतक, विचारक और जिनको हम राष्ट्रपिता भी कहते हैं, ज्योतिबा फुले, उनका देहांत हुआ। 28 नवंबर 1890 को ज्योतिबा फुले 63 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ। बहुत से लोग सोच रहे हैं कि मैं बात किसान फुले के संदर्भ में क्यों करूं। आज भारतीय किसान आंदोलन को अगर कहीं से कुछ सीखना है या उस आंदोलन को मजबूत करना है तो ज्योतिबा फुले के विचारधारा को अगर उसने अंगीकृत किया तो किसान आंदोलन देश में एक नई दिशा दे सकता है। मैं मानता हूं कि किसानों की जो आज जो खड़े हैं उनकी समस्याएं बिल्कुल जायज है, उनकी जो मांगे हैं बिल्कुल जायज है। सरकार 3 बिल संसद के अंदर उन्होंने प्रस्ताव और बिल पास कर रहे हैं जिससे खेती जो है पूर्णतया बाजारी शक्तियों के हाथ में आ जाएगी। हम सब जानते हैं कि ये बहुत समय से एक एजेंडा है पूंजीपति लोगों का कि देश के कृषि क्षेत्र को वो नियंत्रण करें और धीरे धीरे देश के पूरे जो ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ पर लोग स्थानीय फसलें, स्थानीय चीजें खाते हैं, उस पर उनके खाद्यान्न पे भी नियंत्रण करें और फिर उसका लाभ कमाएं। पूंजीवाद का एक ही उद्देश्य होता है कि वो लाभ उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, जनता की हित में उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं। तो किसानों ने ये जरूर समझ लिया कि जो मौजूदा सरकार की नीतियां हैं वो पूंजीपरस्त हैं। बिल्कुल इस बात से बिल्कुल हम सहमत हैं, लेकिन किसान आंदोलन पिछले कई वर्षों से बड़ा मजबूत रहा है और बहुत उसकी ताकत रही है। सरकार हिलती है, पुलिस ने बैरिकेडिंग की, किसान लड़ते हुए वो दिल्ली पहुंच गए, सरकार को झुकना पड़ा और जिन्होंने उन पर प्रतिबंध लगाया था। किसान राजनीति भी बड़ी है, किसानों के वोट एक पार्टी को भी चाहिए। किसान के नेता केवल बापू दरों में ही नहीं है, तो समाजवादी पार्टी में भी है, तो शरद पवार की पार्टी में भी है, तो भाजपा में भी था, कांग्रेस में भी। तो आखिर किसान आंदोलन और किसान शक्तियां इतनी मजबूत होते हुए भी कमजोर क्यों हो जाती है? क्या बात है जो फुले ने किसानों के बारे में कही और जिसको हमारा किसान आंदोलन आज से याद नहीं करता? तो ज्योतिबा फुले को आज श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि भारतीय किसान आंदोलन कहाँ पर उसकी भटकाव की स्थिति है और क्यों नहीं वो एक बदलाव का वाहक बन रहा है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि उन्होंने एक चीज को सही पहचाना कि पूंजीवाद जो है भारतीय कृषि क्षेत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है और आज की सरकार भारतीय कृषि क्षेत्र को पूंजीपतियों के हाथ में सौंपना चाहती है।
ताकि हम क्या खाएं, कैसा खाएं, इसका निर्धारण हमारे पूंजीपति करें। डब्बे बंद चीजें हमारे गांव में हों, पैकेट बंद आइटम्स, और पूंजीपतियों को भारतीय कृषि क्षेत्र सौंपना भारतीय कृषि व्यवस्था और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत घातक हो। वर्षों पूर्व ज्योतिबा फुले ने लिखा, उनकी 2 किताबें बहुत प्रसिद्ध थी। एक थी गुलामगिरी और दूसरे का नाम था किसान की गोवा। फुले कहते हैं कि भारतीय समाज के लिए सेठ जी भट्ट जी की जोड़ी जो है बहुत खतरनाक है। इसने भारत के जो किसान हैं उनका शोषण किया। अगर सेठ जी भट्ट जी को आज के संदर्भ में हम देखें तो फुले कह रहे हैं कि भारतीय बहुजन समाज के लिए, भारतीय किसानों के लिए, भारतीय श्रमिकों के लिए पूंजीवाद और पुरोहितवाद का संगम या मेल सबसे खतरनाक है। भारतीय किसान आंदोलन ने पूंजीवाद को तो पहचान लिया, लेकिन पुरोहितवादी शक्तियों के आगे वो नतमस्तक है, क्योंकि उसी के बहुत सारे लोग इन आंदोलनों का नेतृत्व भी करते हैं। किसान आंदोलन में आज तक कभी भी मनुवादी, पुरोहितवादी ताकतों को भी अपने लिए खतरा मानता तो आज किसान आंदोलन देश के अंदर विघटनकारी या विघटन की स्थिति में नहीं है। आज किसान आंदोलन के अंदर दलित आदिवासियों की भी भूमिका है। दुर्भाग्य ये है कि किसान आंदोलन के जो भी बड़े मसीहा हैं उन्होंने दलितों के प्रश्नों को कभी भी कृषि समाज का प्रश्न नहीं। तो किसान एक प्रकार से वो लोग हो गए जिनके पास बड़ी बड़ी जमीनें हैं, और उन लोगों ने समय समय पर जो है बड़े बड़े लोग एब्सेंटी लैंडलॉर्ड जिनको बोलते हैं, हालांकि एक गरीब किसान भी है जिसके पास बहुत ज्यादा जमीनें नहीं होती, लेकिन नेतृत्व में किसान आंदोलन कौन है? ज्यादातर वो शक्तियां हैं जो एक प्रकार से जमींदार या दूसरे प्रकार से उनको सामंत भी कह सकते हैं। इसलिए मैंने कहा कि अगर आज किसान आंदोलन को सफल होना है तो पूंजीवाद और पुरोहितवाद दोनों के खिलाफ उसको बोलना पड़ेगा। अगर आपने बाजारी शक्तियों के खिलाफ अपनी आवाज उठाई है तो आपको देश के अंदर जातिवादी शक्तियों के खिलाफ भी अपनी आवाज उठानी पड़ेगी। ज्योतिबा फुले की विचारधारा पे चल के किसान आंदोलन न केवल पूंजीवाद को मुकाबला कर सकता है, पूंजीवाद के सामने अपना विकल्प दे सकता है, अपितु जो पुरोहितवाद ने इस देश को अलग अलग जातियों में बांटा, इस देश में मजदूरों को भी जातियों में विभक्त किया और उसके जरिए अपने लिए जो है पूंजीवाद के लिए अपने लिए रास्ता बड़ा आसान किया, वो उसके एक होगा। अगर किसान आंदोलन के एजेंडा में जाति उन्मूलन का कार्यक्रम होता, और कैसे होता है? जब उसमें भागीदारी होती है। हम किसी भी आंदोलन की सफलता के लिए उस आंदोलन में विविध समुदायों की भागीदारी चाहिए होती है। ये नहीं होता कि केवल कुछ जातियों की जो है वो दोनों जातियों के लोग उन आंदोलनों के लिए शिरकत करें और उनकी ताकत से सरकार हिलती है, इसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन उससे आपका एक दूरगामी कोई नतीजे बहुत ज्यादा नहीं निकलते। दूरगामी नतीजे तभी हमारे पास में आएंगे जब हम किसान आंदोलन के जरिए खेती का भी लोकतांत्रिकरण करेंगे। अभी जो सरकार कर रही है वो खेती को नियंत्रित करना चाहती है। हम कह रहे हैं कि देश में गरीबी हटाने के लिए और देश में समतामूलक समाज बनाने के लिए खेती को लोकतांत्रिक किया जाए, छोटे किसानों को बढ़ाया जाए, और हम बोलते हैं कि फैमिली फार्मिंग, यानी कि जो परिवार, किसान परिवार या एक छोटे जो किसान होते हैं उनको सरकार
आगे बढ़े। जब तक हम उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे तो जो बड़े बड़े जो एक उद्योगपति जिन लोगों को पैसा दे करके लिखवाते हैं, उनके जरिए ये बात आती है कि साहब मार्केट में बाजार की जो शक्तियां हैं बराबरी की शक्तियां होती हैं, और बाजार जब आता है तो सबके लिए आसान रास्ते कर देता है। ये तब बोल रहे हैं जब इस देश का अधिकांश जो उद्योग है, जो सरकारी क्षेत्र में भी था, उसको प्राइवेटाइज कर दिया गया। हम सब जानते हैं कि किस तरह से सरकारी क्षेत्र की बड़ी बड़ी कंपनियां निजी क्षेत्र में चली गई, और निजी क्षेत्र की कंपनियां जो हैं वो सरकार से खरबों खरबों रुपए का मुनाफा लेकर के, फायदा लेकर के बंद हो जाती हैं। अभी भी जो है बैंक डूबने के कगार पर हैं, क्योंकि बड़े बड़े उद्योगपतियों पर ऋण माफ कर दिया जाता है, और बहुत सारों को जो है छुपा छुपा के जो है देश भेज दिया जाता है। ज्योतिबा फुले इन सब चीजों को जानते थे। वो जानते थे कि जब तक हमारे समाज के अंदर विद्या का प्रवेश नहीं होगा, समाज में बदलाव नहीं आएगा, महिलाओं को भागीदारी नहीं मिलेगी, शिक्षा का प्रचार नहीं होगा, अंधविश्वास से हम समाज को दूर में रखेंगे, हमारा समाज कभी आगे बढ़ नहीं सकता है। और यहीं पर जरूरत होती है कि किसानों को भी समझनी चाहिए। किसान आंदोलन अगर आज वाकई में बढ़ना चाहता है तो खेती को एक बहुत बड़ा बदलाव का वाहक इस देश के अंदर बनाया जा सकता है, क्योंकि इस देश की अभी भी 70% से अधिक आबादी जो है वो खेती पर निर्भर है। एक बहुत बड़ी संख्या में खेत मजदूर जो है दलित, आदिवासी, फर्जी छुट्टी और अन्य प्रकार की जाति से आते हैं। अगर हम उन सभी जातियों की सत्ता में भागीदारी बनाना और एक सामाजिक लेवल पे उनको साथ लेके चले तो किसान आंदोलन बड़ा होगा, मजबूत होगा। किसान क्योंकि जातियों में बटा हुआ है, किसान समुदायों में बटा हुआ है, इसलिए जब चुनाव का समय आता है तो वही किसान आंदोलन की ताकत जो है कहीं पर ध्वस्त हो जाती है, क्योंकि उन्हीं के अलग अलग किस्म के लोग पार्टियों में हैं, और वो इस तरह से जाति के खेल और अन्य सवाल करके जो मुख्य मुद्दा है उससे गायब होकर के एक बार फिर उन्हीं लोगों के हाथ में सत्ता आ जाती है जिनके खिलाफ वो आंदोलन करते हैं। इसलिए जब हम ज्योतिबा फुले जी को याद कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि बदलाव की शुरुआत अपने घर से होती है। फुले और माई सावित्रीबाई फुले दोनों ने जो है बदलाव का रास्ता चुना। बहुत मुश्किल था। 150-200 वर्ष पहले जो थोड़े काम उन्होंने किए, शिक्षा का प्रचार किया, बाल विवाह के खिलाफ बात उठाई, विधवा विवाह की और उनकी दोबारा शादी की बात हुई, ब्राह्मण विधवाओं की मदद की, हॉस्टल खुलवाए, लड़कियों की शिक्षा की बात की, वैज्ञानिक चिंतन की बात की, अंधविश्वास निर्मूलन की बात की। ये हमारे किसान आंदोलन के लिए उतने ही जरूरी हैं जितना किसी और के। इसलिए हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि हम इन सब चीज़ों पर ध्यान देकर लोगों के साथ अपना सहयोग रखें, क्योंकि अलग अलग जातियों के साथ अगर तालमेल नहीं हुआ तो इस वक्त जो इतना बड़ा आंदोलन है, किसानों ने पूरे देश के अंदर, और सब लोग बोल रहे हैं कि क्रांति है, लेकिन कई बार क्रांतियां हमें क्रांति होने की भ्रांति होती है, क्योंकि सत्ता वाली शक्तियां बहुत मजबूत होती हैं। सत्ता वाली शक्तियों को केवल आप ताकत के बल पर नहीं जिता सकते। सत्ता वाली शक्तियों का मुकाबला करने के लिए हमको अध्ययन करने की जरूरत है। सत्ता वाली शक्तियों के पूरे स्वरूपों को भी देखने की जरूरत है। तो किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाले लोग भी ऐसे होने चाहिए जिनकी जाति उन्मूलन को
करने में रुचि, जिनकी इस बात में रुचि हो कि हमारे गांव के अंदर कोई दलित वर्ग का या आदिवासी या पिछड़े वर्ग का किसान या कृषि श्रमिक जाति का शिकार नहीं। जब तक ऐसी जातीय हिंसा चलती रहेगी, किसान आंदोलन भटकाव की स्थिति रहेगी, और कोई भी आंदोलन वैचारिक के तौर पे, विचारों के तौर पे यदि कमजोर होता है तो वो कभी लड़ नहीं सकता है। इसलिए किसान आंदोलन को मैं केवल ये कहना चाहता हूँ, केवल न्यूनतम जो समर्थन मूल्य है किसी भी फसल का, उसी तक अपने को सीमित न करें, केवल खाद और पानी तक अपने को सीमित न करें, केवल सब्सिडी तक अपने को सीमित करें, बल्कि पूरे देश में एक कृषि मंत्रालय होना चाहिए इस प्रकार का, जो देश में खेती के नए नए तरीके लाए और जो किसानों के अंदर जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, जो पहले से वो खेती को करते आए हैं परंपरागत तरीके से, उसको कैसे बढ़ाया जाए, किस तरह से नई चीजें लाई जाए, ये उनके नॉलेज सिस्टम से इसको विकसित किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ देश में व्यापक तौर पे भूमि सुधार होने चाहिए। मैंने कहा कि फैमिली फार्मिंग को दुनिया भर में, यूनाइटेड नेशंस में अगले 10 वर्षों को फैमिली फार्मिंग के वर्ष बताया है। हर ऐसे देश में फैमिली फार्मिंग की चर्चा हो रही है, यानी कि छोटे किसानों की जो अपने पे निर्भर हों और अपनी खेती स्वयं करें और अपना खर्च निकालें, अपने घर के लिए कमा सकने की स्थिति में। भारत को अगर आगे बढ़ना है और गरीबी उन्मूलन को मजबूत करना है और एक सबको अच्छा भोजन मिले, तो फैमिली फार्मिंग की पूरे कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाना पड़ेगा। और फैमिली फार्मिंग को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है एसेट मैनेजमेंट, जो आज नया शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हमारी सरकारों को जो है वो लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार से बड़ा भय लगता है। हमारे किसानों को भी उससे भय लगता है, जो बड़े बड़े किसान हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनके पास अगर 50 एकड़ जमीन रहेगी तो किसी दूसरे के पास आधा एकड़ भी नहीं होना चाहिए। यही तो सबसे बड़ी सामंतशाही व्यवस्था है, और सामंतवादी व्यवस्था का हमको मुकाबला करना चाहिए। क्योंकि आज जो है, अगर फैमिली फार्मिंग मजबूत होगी तो आपके सपोर्ट प्राइस सब दरे के दरे रह जाएंगे। आप अपने लेवल पे अपने लिए कमा सकते हैं, अपने लेवल पे खा सकते हैं। किसान देश को खिलाता है, लेकिन आप ये भी देख लीजिए कि बहुत बड़ी संख्या में इस देश के अंदर भूखे लोग भी रहते हैं, उनको नहीं खिला पा रहा है। कारण ये है कि किसान का पैदा किया हुआ अनाज जो है वो सरकार के पास आता है या मार्केट में जाता है। और हम कह रहे हैं कि अगर भूमि सुधार होते हैं ईमानदारी से, तो इस देश की अधिकांश जनता जो दलित पिछड़ी आबादी है, उसको एक हक अधिकार मिलेगा। उसके ऊपर जो हिंसा होती है जमीन के कारण से, वो खत्म होगी, और एक जो देश में खाद्यान्न संकट है वो खत्म होगा। जब खाद्यान्न संकट खत्म होगा तो जो खेती के जो और जो उपजाऊ होते हैं जो सरकार देती है, वो कम हो करके सरकार एक्सपोर्ट करे चीजों को, और जो बड़ी मार्केट पैदा करे। ये लोग जो अपने खेतों में काम करेंगे, छोटे छोटे किसान, वो अपने लिए तो उपजाऊ करेंगे चीजों को, लेकिन एक बड़ी मार्केट भी तैयार करते हैं। इसके विपरीत यदि सरकार सोचती है कि वो कृषि का निजीकरण करके या किसी को जो है वो कॉर्पोरेट के हवाले करके देश में एक खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ा सकती है, तो इसकी गलतफहमी है। दुनिया भर में तो बड़ी शोध चल चुके हैं। कहीं पर भी जो अगर अपने किसानों को मार करके या अपने किसानों को कमजोर करके आप पूंजीपतियों के हाथ मजबूत करें, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। दिल्ली में किसान आंदोलन के सभी लोगों के प्रति हमारा पूरा समर्थन है। हम सरकार से कहेंगे कि वो किसान आंदोलन के लोगों के साथ बात करें, कृषि को निजी क्षेत्र में जाने से रोकें, और किसानों को जो है उनकी उपज का न्यूनतम मूल्य मिलना चाहिए। और न केवल जो उपजें उसमें हैं, बल्कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि आलू, प्याज और सब्जियों के भी न्यूनतम मूल्य सरकार निर्धारित करती,
कम से कम कुछ महत्वपूर्ण। आज जो हालत आलू की हुई, प्याज की हुई, जिसमें 50 रुपया 100 रुपये तक चलेगा दाम, क्योंकि न्यूनतम मूल्य निर्धारित नहीं है, न्यूनतम समर्थन मूल्य। इसके कारण से किसानों को अधिक मात्रा में आलू पैदा करने के बावजूद भी जो उसकी कीमत नहीं मिली, लेकिन जो दलाल है वो उसको 50 रुपए से लेकर 100 रुपए तक बेचा। यानी कि देश को आलू, प्याज, सब्जी, तिलहन, दलहन सब कुछ देने वाला किसान को उसका न्यूनतम मूल्य नहीं मिलता, लेकिन उसे खरीद करके जो दलाल ले जाता है उसको उसका 3-4 गुना मिलता है। और यही खतरा आज जब हम कह रहे हैं कि कृषि क्षेत्र में बड़े बड़े उद्योग आएंगे, बड़े बड़े उद्योगपति इसमें अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो यही खतरा है। क्योंकि अगर उस पर नियंत्रण नहीं होगा तो उद्योगपति आपको, ये उसकी मर्जी है किस तरह से वो मैनिपुलेट करते हैं चीज़ों को, किस तरह से वो चीज़ों को जो है उनके मीडिया के जरिए और माहौल के जरिए जो है करते हैं कि उसका आपको कभी खरीद नहीं करेंगे। तो इससे बड़ा मुश्किल है किसानों के लिए जिंदा रहना। तो उम्मीद करते हैं कि सरकार से बात करेगी और सही निर्णय लेगी, लेकिन एक लॉन्ग टर्म एजेंडा में किसान आंदोलन के लिए मैं चाहूँगा कि वो अपने आंदोलन ज्योतिबा फुले और बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को ले। अगर किसान गुलामगिरी और किसान का कूड़ा जैसी चीज़ों को पढ़ लें और समझ ले, जो उनके नेता हैं, ऐसा नहीं है कि जो उनको नेतृत्व करने वाले लोग हैं उनको पता नहीं, लेकिन कई बार जो है हम जानते हैं कि इन एजेंडा पे लोग काम नहीं करना चाहते। वो इसलिए नहीं करना चाहते कि वो एक अपनी जो सल्तनत है, जातीय सल्तनत समझिए, या किसी प्रकार के उसको कायम रखना चाहते हैं। इस देश के अंदर जो सबसे खतरनाक है वो ये है कि तथाकथित बुद्धिजीवी लोग भी जो है जाति उन्मूलन की बात नहीं करते हैं। इसका एजेंडा केवल अम्बेडकरवादियों को कहने के लिए आ गया। क्यों नहीं दूसरे लोग भी इसकी बात करते हैं? क्यों नहीं किसान आंदोलन के लोग भी इसकी बात कर रहे हैं? इस किसान आंदोलन में बहुत सारे प्रगतिशील दिखने वाले मुखौटे हैं जो आ रहे हैं बड़ी दूर दूर से, लेकिन वो आज खेती की बात करते समय इस बात को रखें कि किसान अगर देश भर के अंदर इकट्ठा होगा तो देश में एक नई ताकत बनेगी। लेकिन ये ताकत केवल सामंती सोच से नहीं बन सकती है। माफ कीजिएगा, हम किसान साथियों के साथ खड़े हैं, उनके जेन्युइन माइंड, लेकिन हम एक कहेंगे कि किसान आंदोलन को भी बहुत चलना है और बहुत सीखना है। अगर वो पूंजीवाद को अपना दुश्मन बता सकता है तो मनोवाद को इसका दोस्त नहीं हो सकता। और इसीलिए पूंजीवाद और पुरोहितवाद दोनों के विरोध को, दोनों के विकल्प के तौर पे एक समतावादी मानववादी समाज की स्थापना कर सकता है किसान आंदोलन या किसान समाज। एक किसान समाज होगा तो उसमें सब कृषक, बहुजन, आदिवासी, दलित सब समाज आते हैं। एक बराबरी का समाज, जो सपना बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा, जो ज्योतिबा फुले ने देखा, जो सावित्रीबाई अम्बेडकर ने देखा, वो सभी लोगों का। तो मैं आज के दिन इस देश के महापुरुष, इस देश के नायक, समाज को एक नई दिशा देने वाले ज्योतिबा फुले, उनको नमन करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि किसान आंदोलन के नेता और किसान आंदोलन के लोग उनकी बातों को समझेंगे कि इस देश के, इस समाज के मुख्य दुश्मन या मुख्य जो शोषक हैं वो केवल पूंजीवादी नहीं है, पुरोहितवादी भी खाते हैं। तो पूंजीवाद और पुरोहितवाद दोनों हमारी समतामूलक समाज के दुश्मन हैं और हमको उनके विकल्प के तौर पर एक मानववादी समाज की स्थापना करनी है। तो तभी संभव है जब किसान आंदोलन इस बात को स्वीकार करेगा कि देश भर के अंदर भूमि सुधार होना चाहिए, संसाधनों का बराबर बंटवारा होना चाहिए और दलित, पिछड़े और आदिवासियों को भी जमीन को नहीं हक है जितना बड़ी तथाकथित बड़ी जातियों को है। जब तक ये समतावादी सोच नहीं आएगी, जब तक संसाधनों का लोकतांत्रिकरण नहीं होगा, तो हम एक सवाल पे खड़े होंगे, दूसरे पे खड़े होंगे, लेकिन देश में कभी बराबरी नहीं आएगी। और आज किसान आंदोलन कर रहे हैं, कल कृषि श्रमिक आंदोलन कर सकते हैं, क्योंकि उनको भी तो मजदूरी का हक है। तो किसानों के खेतों में काम करने वाले मजदूर हैं,
वो भी किसान होते हैं, उनका भी हक होता है खेती पर, उनका भी हक होता है अपने को मांगने पर, अपने न्यूनतम मजदूरी का, उनको भी हक है और बहुत सी चीजों का। तो इसलिए जब तक जाति उन्मूलन का एजेंडा किसान आंदोलन के साथ में नहीं आता और उसको बृहत्तर नहीं बनाया जाता, इसके एजेंडे में कृषि श्रमिक नहीं आते, ये आंदोलन अधूरा रहेगा। हालांकि अभी तक के लिए तो हम केवल ये कहेंगे कि जो आंदोलन चल रहा है उसकी मांगे बिल्कुल जेन्युइन है और सरकार को उन मांगों पर विचार करना चाहिए। किसानों के साथ उत्पीड़न करना बंद करें और किसानों के साथ बात करें। किसान देश की रीढ़ है, देश के जवान और देश के किसान हमारे सबसे बड़े संरक्षक हैं, इसलिए हमको उनकी उनकी बातों को उनका मान करना चाहिए और सरकार उनकी बातों को सुने। इसलिए आज के लिए केवल इतना ही। ज्योतिबा फुले और बाबा साहब अम्बेडकर जैसे महानायकों के उद्देश्यों को भी और सपनों को भी अगर किसान आंदोलन अपनाता है तो ये इस देश के अंदर समतामूलक समाज बनाने में एक बहुत बड़ा काम करेगा। मैं आप सभी लोगों को एक बार फिर आज के दिन याद दिलाना चाहता हूँ, फुले का किसान का टोला और गुलामगिरी जरूर करें और जाति उन्मूलन को अपने आंदोलन का हिस्सा बनाएं। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय हिंद।